डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 9 आनुवांशिक एवं जैव विकास। तो इसमें पहले हम लोग चर्चा करेंगे बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, पाठगत प्रश्न, पेज नंबर 157। यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? उत्तर लक्षण बी पहले उत्पन्न होगा, क्योंकि इसका प्रतिशत ज्यादा है। लक्षण ए केवल 10% जीवों में है और अलैंगिक प्रजनन में डीएनए प्रतिकृति के समय कम विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताओं उत्पन्न होने से किस स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? मतलब विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है। वे वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने पर ही जीवित रह सकते हैं। अतः विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व बदल जाता है तथा यह लैंगिक जनन में उत्पन्न होती है। पेज नंबर 161। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? मेंडल ने बोने व लंबे मटर के पौधों का संकरण किया। F1 प्रथम पीढ़ी में नई पौधे लंबे आकार के थे, मतलब सभी पौधे लंबे आकार के थे और इस प्रकार बोनापन F1 पीढ़ी में नहीं दिखा। इसके पश्चात उसने दोनों तरह के पैतृक पौधे F1 पीढ़ी का स्वयंपरागण कराया। अब उत्पन्न F2 के पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे। इसका निष्कर्ष निकला कि लंबे होने का लक्षण प्रभावी है, बोनेपन का लक्षण अप्रभावी है। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? मेंडल ने सॉरी प्यारे बालकों, बोलने में थोड़ी, मेंडल ने गोल बीज वाले लंबे पौधों का झुर्रीदार बीजों वाले बिना पौधों के संकरण कराया तो संतति में सभी पौधे प्रभावी लक्षण के थे, परंतु बोने पौधों में संकरण कराया परंतु संतति में कुछ पौधे गोल बीज वाले, कुछ झुर्रीदार बीज वाले पौधे थे। अतः ये लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। प्रश्न नंबर 3। एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है। क्या ये सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। ये सूचना पर्याप्त नहीं है। कुछ लक्षण जीनोम में निहित होते हैं, परंतु जानकारी के अनुसार हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग ओ प्रभावी है। कुछ लक्षण जीन में छुपे होते हैं, केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? उत्तर मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र निर्धारित करता है। मानव में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, जिससे एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं, लेकिन पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। सभी बच्चे मां से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, परंतु पिता से X या Y कोई भी। इस प्रकार पिता का गुणसूत्र निर्णय लेता है कि बच्चा बेटा होगा या बेटी। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? विशिष्ट लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या निम्न तरीकों से समष्टि में बढ़ सकती है। समष्टि की वृद्धि लैंगिक प्रजनन पर आधारित है। विभिन्नता ही स्पीशीज को सुरक्षित रखती है। छोटे जीव बड़े जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रंग विभेद कर सकता है। जो समष्टि अधिक शिकार बनती है, अतः आकार परिवर्तन के कारण भी एक व्यष्टि बच सकती है। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। क्यों? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रभावी लक्षण DNA द्वारा स्थानांतरित होते। उपार्जित लक्षण
डीएनए में नहीं आते, अतः ये अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? पर्यावरण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर बदलाव उत्पन्न करता है तभी वह जीवित रह पाता है। बाघ पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन नहीं कर रही है। पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा आए दिन परिवर्तन हो रहे हैं। बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जो चिंता का विषय है। पेज नंबर 166। वे कौन से कारक है जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है? कारक जो नवीन स्पीशीजों के जन्म में सहायक है: शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, विभिन्नताएं जिसमें जनन की क्षमता न हो, आनुवंशिक विचलन, प्राकृतिक वर्ण। प्रश्न नंबर 2। क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधे की जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? भौतिक लक्षण भौगोलिक पृथक्करण द्वारा प्रभावित होते हैं और इनमें विभिन्नता जाति उद्भव का एक अन्य कारण हो सकता है, परंतु मुख्य कारण डीएनए प्रतिकृति के दौरान उनमें परिवर्तन आना होता है। स्वपरागित स्पीशीज में नई पीढ़ियों में नए बदलाव या विभिन्नताएं उत्पन्न होने की उम्मीद बहुत कम होती है। क्या भौगोलिक पृथक्करण और लैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? और लैंगिक जनन में उत्पन्न जीव लगभग एक दूसरे के समान होते हैं तथा उनमें बहुत थोड़ा अंतर होता है। इस क्रिया में विभिन्नता डीएनए प्रतिकृति के दौरान ही होती है तथा ये विभिन्नताएं बहुत कम होती है। भौगोलिक पृथक्करण इनमें जाति उद्भव का प्रमुख कारक होता है, क्योंकि इसके कारण ही नए वातावरण में जीवित रहने से ही जीव अपने अंदर नए परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। पेज 171। उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के उदाहरण पक्षियों, सरीसृप व जल स्थलचर की तरह ही स्तनधारियों के भीतर 4 पैर होते हैं, चाहे इनकी आधारभूत संरचना एक पर भिन्न कार्य संपन्न करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है। इस प्रकार समजात लक्षणों से ही हम इन संबंधों को समझ सकते हैं। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं, वे समजात नहीं है, समरूप अंग होते। तितली और चमगादड़ के पंखों की संरचना अलग होती है, वे उत्पत्ति पर भी एक समान नहीं है। तितली के पंख में हड्डियां नहीं होती, जबकि चमगादड़ में होती हैं, अर्थात वे समरूप है, क्योंकि समजात नहीं है। समरूप इसलिए कि वे दोनों उड़ने के लिए रूपांतरण है, बाकी उसमें हड्डियां और उसमें ये तितली में हड्डियां होती नहीं और चमगादड़ में होती है। जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते? उत्तर: मृत जीवों के अवशेष, चट्टानों पर के चिन्ह या उनके सांचे व शरीर की छाप जो हजारों साल पूर्व जीवित थे, इस तरह के सुरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ये जीवाश्म हमें जैव विकास प्रक्रम के बारे में कई बातें बताते हैं, जैसे कौन से जीवाश्म नवीन हैं अथवा कौन से पुराने, कौन सी स्पीशीज विलुप्त हो गई है। ये जीवाश्म विकास विभिन्न रूपों तथा वर्गों का भी वर्णन करते हुए गुणों को भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य जैसे उत्खनन समय निर्धारण व जीवाश्म अध्ययन के साथ ही डीएनए अनुक्रम के निर्धारण से मानव के विभिन्न चरणों का ज्ञान होता है। मानव पूर्वजों का उद्भव अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका से पूर्वज विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए तथा कुछ वहीं पर रह गए, अतः आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है। प्रश्न संख्या 2। विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि
जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक विकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। मानव एवं चिंपैंजी दोनों के ही पूर्वज एक समान थे। चिंपैंजी मानव के ही समान अपने क्रियाकलाप संपन्न कर सकता है, परंतु अत्यधिक जटिलता के कारण विकास की दृष्टि से शरीर अभिकल्पित में त्रुटियां भी हैं, पर फिर भी जीवाणु, मकड़ी, मछली से उत्तम है। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जाता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। तो उसमें उसकी रचना ये थी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। प्रश्न संख्या 2, समजात अंगों का उदाहरण है। उपरोक्त सभी हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, ये सब समजात अंगों के उदाहरण हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थी से। इसमें दिया हुआ चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु, तो चीन के विद्यार्थी से हम लगभग समानता है भाई। चिंपैंजी की अपेक्षा चीन के विद्यार्थी से हमारी समानता है। प्रश्न 4, एक अध्ययन से पता चलता है कि रंग की क्या प्रश्न लिखा हुआ है? एक अध्ययन से चलन के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक माता पिता के प्यार बालकों, इनको छोड़ दो, ये प्रश्न भी सही नहीं लिखा हुआ। 4 नंबर, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्रों किस प्रकार परस्पर संबंधित है? मानव के पूर्वज एक ही थे, धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ तथा इसी विकास के कारण जीव सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर हुए तथा विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत हुए। इस प्रकार जैव विकास ही वर्गीकरण की सीढ़ी है। समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। वे अंग जो आधारभूत संरचना में एक समान है परंतु भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण, पक्षी, जल स्थलचर, अन्य के 4 पैर होते हैं परंतु सबके कार्य भिन्न है। इसके ठीक विपरीत वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक समान नहीं होती परंतु भिन्न भिन्न जीवों में एक ही समान कार्य करते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण, चमगादड़ व पक्षी के पंख। चमगादड़ के पंख दीर्घित अंगुलियों के बीच की त्वचा के फैलने से, परंतु पक्षी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बनती हैं। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें एक काले रंग का कुत्ता, एक सफेद रंग की कुतिया लेनी होगी। यदि दोनों के मध्य संकरण करने के पश्चात सभी संतानें काले रंग की उत्पन्न होती है तो हम कह सकते हैं कि काला रंग प्रभावी तथा सफेद रंग अप्रभावी। प्रश्न 8वां, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। जब हम उन जीवों के जीवाश्मों की संरचना की तुलना वर्तमान जीवों से करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार जीवों का विकास हुआ है तथा जीवाश्म विकास क्रम प्रणाली की भी व्याख्या करते हैं। किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई? तो प्यारे बाल को इसका उत्तर यह देना है। सन 1929 में ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हाल्डेन ने बताया कि शायद कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवों के लिए आवश्यक है। प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे, इसके अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु, परंतु ऑक्सीजन के नहीं थे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न होने के करने पर 1 सप्ताह बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल गए। इनमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं को बनाते हैं। इस प्रकार अजैविक पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति हुई।
अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नता अधिक स्थायी है। व्याख्या कीजिए। ये लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है। अलैंगिक जनन विभिन्नता बहुत कम होती है क्योंकि डीएनए प्रतिकृति लगभग समान होती है। अतः संतान में भी अत्यधिक समानताएं पाई जाती है को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया में डीएनए की विभिन्नता स्थायी होती है तथा स्पीशीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। लैंगिक प्रजनन में जिन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में नहीं होता, डीएनए के दो स्वतंत्र अणु दो गुणसूत्र मिलते हैं। लैंगिक जनन में संतान को दो गुणसूत्र मिलते हैं, एक पिता से एक माता से। जो लक्षण प्रभावी होता है वही संतान में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 12, केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव व्यष्टि के लिए उपयोगी हैं समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? क्यों एवं क्यों नहीं? हाँ, सत्य है। प्रकृति जीवों का चयन करती है, वे जीव की विभिन्नता दर्शाते हैं तथा स्वयं को पर्यावरण से अनुकूल बना लेते हैं, जीवित रह पाते हैं। इसके विपरीत जो विभिन्नता नहीं दर्शाते विलुप्त हो जाते हैं। उदाहरण, पर्यावरण की प्रतिकूलता से बाघों की संख्या में कमी आना। वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो उत्तर है मटर के पौधे का। जीन क्या है? तो जीन वह सूक्ष्मतम आनुवंशिक इकाई है जो गुणसूत्रों में उपस्थित डीएनए का एक भाग होता है तथा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो प्यारे बालकों, हमने 9वां अध्याय के जो भी प्रश्न बन रहे थे आनुवंशिकता एवं जैव विकास से, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली है। तो बोर्ड एग्जाम में आने लायक ये एक प्रश्न है और इन प्रश्नों को आप बड़ी गहनता से अध्ययन कीजिए। और मेरा वीडियो छोटा है, रिवाइज करने के लिए जब भी आपका मन करे तो बार बार मेरे वीडियो को देखकर अपना रिवीजन करते रहिए। तो सभी मेरे प्यारे बालकों से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा वीडियो देखने के पश्चात थार क्लासेस बाड़मेर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वे आप लोगों तक पहुंच पाए। तो प्यारे बालकों, मैं आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं कि आप अपने ज़िंदगी में एक अच्छा कार्य करके खूब फले फूले प्रफुल्लित हुए। तो सभी को धन्यवाद। मैं प्रकाश चंद पातलिया, थैंक यू।